इस वीडियो में बात होगी कोपाइवा ऑफिसिनालिस की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका बेहतरीन एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन का है। और म्यूकस मेम्ब्रेन खास तौर से जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यूँ समझ लीजिए कि कुछ ऐसी सरफेस जहाँ पे कुछ म्यूकस जैसा बनता है शरीर के अपने काम के लिए। उस म्यूकस का बनना जरूरी है, अन्यथा बायोकेमिकल प्रोसेस शरीर के अंदर बेहतर तरीके से नहीं चलेंगे। तो यूँ समझिए कि ग्रीसिंग मटेरियल है, जैसे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे ग्रीस टाइप का एक मटेरियल होता है, ठीक उसी तरीके से कई अंग ऐसे होते हैं जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। थोड़ा थोड़ा फ्लूइड्स बनाती रहती है ताकि उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम होता रहे। यहाँ पे जो कोपाइवा ऑफिसिनालिस का एक्शन जो है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पर है, यानी जो पूरा ब्लैडर और यूरेथ्रा वाला सिस्टम है उस पे है, और उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन एनस यानी रेक्टम पे भी है, यानी एनस और रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन पर है। और खास तौर से उनके लिए बेहतर है जिनकी सेंसिटिविटी गनोरिया के लिए ज्यादा है। देखिए, जो गनोरिया है उसका इम्प्रिंट दिखता है बाद वाली पीढ़ियों में। जांच करवाने से गनोरिया नहीं आता है, लेकिन उसका इंप्रेशन है। थीम कुछ इस तरह से है कि अगर आपने प्रॉपर्टी, धन, दौलत, संपदा अपने पेरेंट्स के लिए है तो कुछ उनकी बीमारियों का इंप्रेशन भी आपके ऊपर पड़ सकता है, पड़ेगा। कुछ वही बात यहाँ भी है, यानी यहाँ पे जो गनोरिया है कभी जनरेशन में रहा होगा, उसका इम्प्रिंट आज भी चल रहा है। यानी एक गलती पहले कभी की, लेकिन उसका भुगतान अभी तक पीढ़ियां भी कर रही हैं, करने पड़ता है। कुछ इसी तरीके का है, यानी होल समरी में अगर देखा जाए तो सेंटर में गनोरिया है और उसी का इंप्रेशन शरीर पर कैसे आता है सिम्टम्स के रूप में, उसी को समझते हैं। तो देखिए, क्लियर लिखा है, पावरफुल मेडिसिन फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन पर बेहतरीन तरीके से एक्शन करता है। यूं समझिए कि जैसे यहाँ पे किडनी है, अब किडनी से यूरिन बन के आके स्टोर हो जाता है ब्लैडर में। ये ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, अब इस ब्लैडर से बाहर जाएगा, ब्लैडर से बाहर जाएगा। तो ये जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन है, इसी को बोलते हैं सिस्टाइटिस। अब ये यूरेथ्रा है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ गया है, आ जाता है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। अब यूं समझिए कि इन्फ्लेमेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन पर, और जो ब्लैडर की है उसकी, और जो यूरेथ्रा की है। तब यूं समझिए कि इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें जरा सा भी यूरिन इकट्ठा होगा तो उसको बाहर निकालना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, ब्लैडर की दीवार मोटी हो गई है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि थिकेंड ब्लैडर वॉल, यूरिनरी ब्लैडर वॉल एंड यूरेथ्राइटिस। तो यहाँ पे इस तरह से है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो एक्ट कर रहा है उसका रिजल्ट क्या है? सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस उसका रिजल्ट है। बैकग्राउंड में क्या है? गनोरिया है, यानी इसके बैकग्राउंड में क्या है? गनोरिया है। तो अब देखिए किस तरह से सिम्टम्स ओरिजिन होती है। यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट डिजायर टू मिक्टूरेट। हमेशा ये टेंडेंसी में रहेगी कि पेशाब आने वाली है, थोड़ी सी आती भी है, तो हमेशा 20-25 बार पेशाब करने जाना पड़ता है, यानी हर आधे घंटे 15-20 मिनट में जैसे सेंसिटिविटी है उस तरह से यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये डिजायर अंदर से लगी रहती है, जाते हैं तो थोड़ा सा पास भी होता है। तो कांस्टेंट डिजायर टू मिक्टूरेट और पेनफुल मिक्टूरेशन एंड ड्रिबलिंग। अगर ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, पहले तो बार बार पेशाब करने की टेंडेंसी रहेगी, और अगर ये इन्फ्लेमेशन बढ़ता है यानी सिस्टाइटिस अगर बढ़ती जाएगी तो दर्द भी होने लगेगा और बूंद बूंद पेशाब आने लगेगी। और बूंद बूंद ही नहीं आएगी, अगर ये और बढ़ा, सिस्टाइटिस और बढ़ी, तो पेन की वजह से, दर्द की वजह से यूरिन बाहर नहीं आएगा, रिटेंशन हो जाएगा। तो देखिए, पहले बार बार यूरिन हुआ, चलता रहता है, फिर दूसरी बार और मतलब दूसरे ग्रेड में अगर आए तो उसकी क्या हुई कि पेनफुल हो गया, यानी दर्द के साथ पेशाब निकल रही, बूंद बूंद निकल रही है, यही दर्द और बढ़ेगा। तो ब्लैडर में दर्द न हो उसके लिए ब्रेन क्या करेगा? पेशाब को रोक खींचेगा। तो जो पेशाब रुक जाती है वो ब्रेन का कंट्रोल है, तो ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन क्यों कंट्रोल करता है? दर्द को ठीक करने के लिए, कि दर्द नहीं होना चाहिए। तो दर्द को रोकने के लिए ब्रेन
यहाँ पे रिटेंशन जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो रिटेंशन यूँ समझिए कि ब्रेन का कंट्रोल हो गया है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, अदरवाइज ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता है, एक कंट्रोल स्पाइनल कार्ड का रहता है, वही रेगुलेट करता है इसको। तो यहाँ भी उसी तरीके से पेनफुल मैक्चुरेशन एंड ड्रिबलिंग, उसके बाद रिटेंशन आ जाएगा, रिटेंशन विद पेन इन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और ये जो रिटेंशन है यूरिन का ही नहीं है, स्टूल का भी होगा, रेक्टम पे भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे ये रेक्टम है, यहाँ पे स्टूल इकट्ठा है जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसके बाद पास होगा कहाँ से, एनस से, इस तरह से, ये एनस है, एनस है और ये क्या है, रेक्टम है। यूं समझिए कि जो रेक्टम है ना, ये जो रेक्टम है ब्लैडर दोनों आसपास होते हैं। तो यहाँ इस तरह से, यहाँ पे इसमें भी पेन है, यानी यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर भी इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पे भी स्टूल इकट्ठा है, इसको पास होना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा है, इसको भी पास होना है। तो यहाँ भी दर्द है, सिस्टाइटिस, रेक्टम में दर्द है, फिर यूरेथ्राइटिस, यहाँ पे एनस में भी दर्द है। तो जो 4 वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाले जो सेगमेंट हैं, यानी 2 स्टोर करने वाले और 2 बाहर निकालने वाले, दोनों में दिक्कत है, दोनों की म्यूकस मेम्ब्रेन में। देखिए रिटेंशन विथ पेन इन ब्लैडर और यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेक्टम एंड एनस, रेक्टम और एनस दोनों में पेन है। इस तरह से स्थिति एकदम खराब हो जाती है। सोचिए स्टूल पास हो रहा है तो भी दर्द जलन कर रहा है, यूरिन पास हो रहा है तो भी दर्द जलन उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह का डोमेन है कोपाइवा ऑफिसिनालिस का। इचिंग इन द वल्वा एंड एनस, वल्वा में यानी जो पेशाब का रास्ता है महिलाओं में, वहां पे भी इचिंग है, खुजली हो रही है, और उसके साथ साथ एनस में भी खुजली हो रही है, यानी पाइल्स जैसी स्थिति हो गई है। यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग इस कोपाइवा ऑफिसिनालिस से बेहतर रिस्पांस कर सकते हैं। और स्टूल है, जो स्टूल पास हो रहा है कुछ इस तरह से है कि उसमें म्यूकस लिपटा हुआ है, म्यूकस कोलाइटिस है, यानी कोलाइटिस म्यूकस वाली। तो म्यूकस भी पास होता है, इचिंग तो है ही, और इचिंग ज्यादा होने लगती है तो पेन भी करने लगेगा। तो म्यूकस कोलाइटिस यानी जो पूरा स्टूल पास होता है उस पर म्यूकस लगा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो नोज है, यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें रॉनेस सोरनेस फीलिंग है, अजीब सा इस तरह से खुजलाने का मन करता है बार बार, रॉनेस सोरनेस फीलिंग है। और उसके साथ साथ तो लगता है कि बंद सा हो गया, यानी पूरी नाक खुली नहीं है, तो बार बार इस तरह से इसे करना पड़ता है। तो रॉनेस सोरनेस है और लगता है कि पूरी खुली नहीं हुई है, सांस लेने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और उसके साथ साथ क्या है कि पोस्ट नेजल ड्रिप है, यानी अंदर की तरफ कुछ डिस्चार्ज सा निकलता है, यानी आगे रॉनेस सोरनेस प्लस बंद सा। तो अगर आगे बंद सा महसूस हो रहा है तो जो भी मटेरियल है अंदर की तरफ आता है, तो पोस्ट नेजल ड्रिप जैसी समस्या है, पीएनडी की है। और उसके साथ साथ और सीवियरिटी बढ़ती है तो ब्रांकाइटिस है। और ब्रांकाइटिस के साथ साथ हल्का सा डिस्चार्ज जो आता है, तो अब डिस्चार्ज गोनोरिया से इंप्रेशन का है, यानी इसके ऊपर इम्प्रिंट है, यानी छाप पड़ी है किसकी, गोनोरिया की। तो जो भी डिस्चार्ज होंगे वो पुरुलेंट होंगे और ऑफेंसिव होंगे। जो कफ निकलता है ग्रीनिश टाइप का निकलता है, और जो ग्रीनिश कफ निकलता है उसमें स्मेल ज्यादा होती है। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर देती है कोपाइवा ऑफिसिनालिस। बेहतरीन मेडिसिन है, आप इसको एक बार ठीक से फिर से समझ लें, फिर उसके बाद यूज करें, अल्टीमेट रिस्पांस आएगा। तो इस तरह से आप गोनोरिया के इन लक्षणों के बेसिस पर, यानी इस तरह से सिम्टम्स के बेसिस पर आप यूज कर सकते हैं। और यूज करें 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के मदर टिंचर, 3 टाइम यूज करें, सुबह दोपहर शाम, 1 महीने तक यूज करें। बेहतर रिस्पांस दिखे तो अगले महीने में 30 पोटेंसी यूज करें। अगर सिम्टम्स न मिले तो मेडिसिन को यूज न करें, अपने से किसी की सलाह लें, मुझसे भी ले सकते हैं। तो आपको बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, हम लोग समझ सकें कि बेसिकली जो बीमारियां हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है, और ठीक करना आसान हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।